ओके बच्चा, तो आपका आज का टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। ठीक है, आउटब्रेक बिगिनिंग, कि जो ये रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या वजह थी कि जो है वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ। ओके, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में देखेंगे। आज नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, कल क्वेश्चन आंसर्स आपके कल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी थी। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि लुई 16 जो है उन्होंने टैक्सेस क्यों बढ़ाए थे, क्या वजह थी टैक्सेस को बढ़ाने की। ठीक है, ये आपको पता है कि जब वो किंग बने थे उस टाइम पे ट्रेजर्स जो है उनका बिल्कुल खाली था, उसे बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाया गया था। ठीक है, सो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, कैसे वो चीज़ें हुई थी वो आप लोगों देख चुके हैं। अब देखिए, आगे समझने की कोशिश कीजिए। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। कि जो मोनार्क कौन होता है, किंग होता है। ठीक है, किंग जैसे चाहे वैसे टैक्सेस नहीं लगा सकता था। हम लोगों ने आज तक क्या सुना हुआ है कि किंग जो होता है ही जो है इज अ सिंगल पावर पर्सन, उसके हाथ में ताकत होती है, वो जैसा चाहे वैसे देश को चला सकता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। जो आपका मोनार्क था वो अकेले कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। ठीक है, rather he had to call a meeting of the estates journals which would then pass his proposals for new taxes। कोई भी नया टैक्स लगाने से पहले मोनार्क को जो एस्टेट जर्नल्स होते थे उन्हें उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ठीक है, वहां बताना पड़ता था कि वो कौन से टैक्सेस जो हैं वो लगाना चाहता है। ठीक है, ये जो एस्टेट जर्नल्स होते थे ना बच्चा, ये फ्रांस की पार्लियामेंट होती थी। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा विधानसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। वैसे ही ये जो एस्टेट जर्नल है ये उस समय की फ्रांस की पार्लियामेंट होती थी। ठीक है, ये वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 estates सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इस संसद में, फ्रांस की संसद में जो आपके 3 एस्टेट होते थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। जैसे हम इंडिया में अपने गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग अपने नेता चुनते हैं, वो नेता आगे जाके जो है वो सरकार चलाते हैं, सेम वही सिस्टम। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। हालांकि मीटिंग कब होगी, कब मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, इसका फैसला मोनार्क अकेले ले सकता था। लेकिन कौन सा टैक्स लगाना है, ठीक है, लगाना है या नहीं लगाना है, ये फैसला एस्टेट की जो मीटिंग होती थी, एस्टेट जर्नल्स की जो मीटिंग होती थी उसके बाद लिया जाता था। समझ में आ गया? The last time it was done was, लास्ट जो आपकी मीटिंग हुई थी एस्टेट जर्नल्स की वो हुई थी 1614। ठीक है, 1614 में लास्ट मीटिंग जो है वो हुई थी। ओके, अब देखिए बात ये आई है कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ। रेवोल्यूशन कब होता है? जब लोग चेंजेस चाहते हैं, जब लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं सिस्टम में। जो चीज़ें उस समय चली हुई हैं उन्हें वो पसंद नहीं है, वो कुछ न्यू चेंजेस चाहते हैं। तो वो क्या थे, क्या वजह बनी थी उस समय की। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए। ऑन 5 मई 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में हुआ था। ठीक है, Louis XVI called together an assembly of the estate journals to pass proposal for new taxes। कि आपके जो लुईस 16 थे, ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जर्नल्स की। ठीक है, ये मीटिंग किस लिए थी, मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी?
न्यू टैक्सेस लगाने के लिए, ठीक है। लुईस 16 चाहते थे कुछ नए टैक्स लगाने हैं, तो विदाउट द परमिशन ऑफ एस्टेट जर्नल्स वो फैसला ले नहीं सकता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक मीटिंग बुलाई। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वर्सलीज में। मीटिंग कहाँ हुई थी? वर्सलीज के एक हॉल में, ठीक है। अब आगे देखिए, जो मेन चीज जहां से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था, द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। अब आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे कि फर्स्ट एस्टेट कौन था, सेकेंड एस्टेट कौन था, नहीं बताना ना, वो चीज तो पता है ना आप लोगों को कि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जीज आते थे, सेकेंड एस्टेट में नॉबल्स आते थे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ईच, यानी दोनों एस्टेट से 300 प्लस 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? वर्सलीज में, उस आपके हॉल में जहां पे ये मीटिंग होने वाली थी। ओके, who were seated in rows facing each other on two sides। अब क्या हुआ, ये जो आपके मीटिंग थी इसमें ऐसे 2 लाइन्स थी जहां पे आमने सामने दोनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ गए। ओके, while the 600 members of the third estate had to stand at the back, जबकि आपके जो थर्ड एस्टेट थे उसके 600 मेंबर्स जो हैं वो उनके पीछे खड़े थे। अब आप एक चीज देखो, टैक्स दे कौन दे? थर्ड एस्टेट दे, ठीक है। हार्ड वर्क किया किसने किया? थर्ड एस्टेट ने किया, ठीक है। एक आपका फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट जो है वो तो एक बहुत ही पीसफुल लग्जूरियस लाइफ जीते थे। मेहनत तो आपके थर्ड एस्टेट ने की थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। वो आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनके पीछे खड़े थे, ठीक है। The third estate was represented by its more prosperous and educated members। हालांकि जो आपका थर्ड एस्टेट था उसने अपने बहुत ही रिच एंड एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे सदस्यों को ही वहां भेजा था, ठीक है। पढ़े लिखे जो सदस्य थे थर्ड एस्टेट के उन्हें ही मीटिंग में भेजा गया था। जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे या वुमेन थी, उन्हें असेंबली में जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। वो नहीं गए थे असेंबली में। कौन गया था? पढ़े लिखे जो पैसे वाले लोग थे थर्ड एस्टेट के, बस वही गए थे 600, और उन्हें भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। However, their grievances यानी उनके जो दुख थी, शिकायतें थी, तकलीफें थी, and demands were listed in some 40,000 letters। देखो ये 40,000 क्या दिखाता है कि उन्हें कितनी तकलीफें थी, कितनी दुख थे कि जो थर्ड एस्टेट था उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों अपनी शिकायतों के 40,000 लेटर्स जो हैं वो भेजे थे, ठीक है। आ गया समझ में? ओके, तो यहां से यहां तक आप समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या था, क्या सिचुएशंस थी कि लुईस 16 ने नए टैक्सेस लगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जर्नल्स की। उस मीटिंग में जो कि वर्सलीज में हुई थी, ठीक है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे। वो आगे की रॉस में जो है वो बैठ गए, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स थे वो भी कौन से थे? जो पैसे वाले थे, पढ़े लिखे मेंबर्स थे, उन्हें वहां सीट नहीं मिली। वो लोग जो है उनके पीछे खड़े थे, जबकि इस असेंबली में पीजेंट्स, आर्टिशियंस या वुमेन जो थी उन्हें एंट्री नहीं मिली थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बच्चा
अब आ जाइए आप यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, हाउ कैन यू से that the functioning how can you say that the functioning of estate journals was unfair? Okay, the question is, how can you say that the functioning of estate journals was unfair? ओके, सो आपका आंसर जो है बच्चा, आपका आंसर बनेगा यहां से, हाउ कैन यू से दैट the functioning of estate journals was unfair. ओके, इसका आंसर जो है बच्चा, जो अभी हमने किया पैराग्राफ, उसी में उसका आंसर है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग होगी, हेडिंग होगी यहां से, ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of the estate journal to pass proposal for new taxes, यहाँ तक, ठीक है। आप ये हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा द फर्स्ट एंड सेकंड से लेके स्टैंड एट द बैक तक, स्टैंड एट द बैक तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड एस्टेट वर रिप्रेजेंटेड बाय, यहां से लेके एजुकेटेड मेंबर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, पीजेंट्स आर्टिशियंस से लेके डिनाइड एंट्री टू द असेंबली तक, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि जो एस्टेट जर्नल उस समय थे, उन्होंने जो है क्या सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था, कैसे असेंबली में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ओके, अब आ जाइए आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ओके, द फर्स्ट से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होके स्टैंड एट द बैक तक, ओके। लास्ट पॉइंट, पीजेंट्स आर्टिशियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें अनफेयर बताना है, अन्याय बताना है कि उनके साथ क्या गलत किया गया था, तो ये आपका यहां तक होगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट है बच्चा, यहां आ जाइए, वोटिंग इन द एस्टेट जर्नल्स इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। अब आप कहेंगे कि मैम जो ये असेंबली हुई, ठीक है, मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन क्या सिस्टम क्या था, कैसे वोटिंग सिस्टम था वहां का? तो वोटिंग सिस्टम क्या था कि ये जो एस्टेट जर्नल्स होते थे, ठीक है, इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ था कि ईच स्टेट यानी सभी स्टेट से वन वोट होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट एस्टेट है वहां से वन वोट, सेकंड है वहां से वन वोट, थर्ड है वहां से वन वोट, ठीक है। दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice। इस बार भी लुइस 16 ने वही किया कि जो होता है वही होना चाहिए, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole where each member would have one vote। अब जो आपका थर्ड एस्टेट था, उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि जो वोटिंग होगी
वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड, यानी जो अब वोटिंग की जाएगी बाय द असेंबली एज अ होल, यानी असेंबली में जितने लोग मौजूद हैं उन सब की वोटिंग होनी चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, यानी सभी मेंबर्स अपना एक एक वोट देंगे। ठीक है, टोटल कितने हुए? 300 किनके थे? फर्स्ट एस्टेट के, 3 सेकंड के थे, और 600 किसके थे? थर्ड एस्टेट के। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि सभी एस्टेट का बस एक एक वोट, ऐसे नहीं, असेंबली में जितने लोग मौजूद हैं उन सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चा ये कि रोशियो की बुक का नेम बताइए। तो ऐसा ही सिस्टम, सोशल सिस्टम, जिसमें कि सभी को, जो लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, सभी को वोटिंग का हक होना मिलना चाहिए, वो रोशियो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो अब आपको पता है कि किंग मानेगा ही नहीं, वो क्यों इतनी अहमियत देगा थर्ड एस्टेट को, तो उसने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उसके प्रोटेस्ट में जो थर्ड असेंबली के लोग थे वो सभी असेंबली से निकल गए, असेंबली को छोड़ के निकल गए, वॉकड आउट। ठीक है, वॉकआउट किया उन्होंने, यानी असेंबली को छोड़ के वो वहां से चले गए। समझ में आ गया बेटा?